हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर संस्कृति। इसके लेखक हैं बदंत आनंद कौशलायन। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसका परिचय देखते हैं। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। अर्थात लेखक का तात्पर्य ये है कि इस पाठ के माध्यम से हम सभ्यता और संस्कृति में अंतर देखेंगे कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, और जो इनके कठिन प्रश्न हमारे सामने आते हैं हम उनको समझने में हमें सहायता मिलेगी। इस निबंध में बदंत आनंद कौशलायन जी ने अर्थात लेखक ने अनेक उदाहरण देकर ये बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सभ्यता और संस्कृति ये क्या है और ये अलग अलग कैसे हैं। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। अर्थात कभी भी संस्कृति का खंडन नहीं किया जा सकता, उसे बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी संस्कृति एक ही है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न संस्कृति। अब हम पढ़ते हैं संस्कृति चैप्टर, लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम संस्कृति और सभ्यता में अंतर देखेंगे। संस्कृति और सभ्यता का जो अंतर है ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसी के अंदर इसकी परिभाषा दी हुई है, जैसे जिस योग्यता, प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मनुष्य जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर प्रथम बार किसी चीज का आविष्कार करता है जो किसी के द्वारा दी नहीं गई हो, उसे कहा जाता है संस्कृति। और जब वह संस्कृति, वो चीज जो आविष्कार की गई है, वो अपने लिए तथा दूसरों की भलाई के लिए काम में ली जाए, तो उसका नाम है सभ्यता। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। यहाँ से सभी अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनकर आता है कि ऐसे कौन से दो शब्द है जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है। वो है सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता। अब सभ्यता क्या दिया, अगर भौतिक लगा दिया जाए तो बन जाती है रहन सहन की सभ्यता। और आध्यात्मिक सभ्यता, और यदि सभ्यता के लिए आध्यात्मिक लगा दिया जाए तो बन जाती है परमात्मा संबंधी सभ्यता। तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या ये एक ही चीज है अथवा दो वस्तु है? यदि दो है, अर्थात यहाँ सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात हो रही है कि सभ्यता और संस्कृति क्या एक है या अलग अलग है। यदि दो है तो दोनों में क्या अंतर है, हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करेंगे। आगे लेखक इनको उदाहरणों के द्वारा समझा रहा है। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्निदेवता से साक्षात्कार नहीं हुआ था, अर्थात सामना नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। अर्थात पहले जो आदि मानव था उसे आग के बारे में कुछ पता नहीं था, उसने अपनी बुद्धि के बल पर आग का आविष्कार किया और आज उसी आग की वजह से हम चूल्हा जला पा रहे हैं। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आग के बारे में किसी को पता नहीं था तो किसी व्यक्ति के बारे में या मनुष्य के दिमाग में एक आग का आविष्कार करने का विचार आया और उसने उसी आधार पर आग का आविष्कार किया, जो आज हमारे समाज के लिए, हमारे संसार के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो लेखक कहते हैं वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा जब उसके सामने आग का कोई ऑप्शन ही नहीं था, अर्थात ज्ञान नहीं था। अर्थात ज्ञान नहीं था, वाकई अर्थात ज्ञान नहीं था, बोलो। अथवा कल्पना कीजिए कि उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था, अर्थात ज्ञान नहीं था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसकी एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। अर्थात लेखक दोनों उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाह रहा है कि जब किसी को न तो कपड़े के बारे में या सुई धागे के बारे में ज्ञान था और न आग के बारे में पता था, लेकिन फिर भी
उनके बुद्धि में ऐसा विचार आया कि उन्होंने सुई धागे का आविष्कार किया और आग का आविष्कार किया, जो बात पहले किसी को पता नहीं थी, अर्थात प्रथम बार आविष्कार किया। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इन दोनों को अंडरलाइन कीजिए। आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, सबसे मेन जो उसके अंदर मुख्य चीज है वो है शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरी सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। अब जो परिभाषा मैंने तुम्हें पहले समझाई थी उसी को हम दोबारा इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर, अर्थात जैसे लेखक ने पहले ही बता दिया कि आग और सुई धागे का आविष्कार किसी को पता नहीं था, लेकिन उन व्यक्तियों ने अपनी योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर उस आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ। अर्थात उन व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता और अपनी प्रेरणा के बल पर ही सुई धागे का आविष्कार किया था। वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति, उसी को क्या कहा जाता है? संस्कृति। अर्थात जो व्यक्ति प्रथम बार किसी चीज को बिना किसी की बुद्धि का दास बने, अर्थात किसी बुद्धि को फॉलो किए बिना अपनी बुद्धि से किसी नई चीज का आविष्कार करता है, तो उसे कहा जाता है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ, अर्थात उसने जो अपनी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर जिस चीज का आविष्कार किया, जो चीज उसने अपने साथ दूसरों के लिए आविष्कार किया था, संसार की भलाई के लिए आविष्कार किया, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति ने पहली चीज अर्थात आविष्कार करने की शक्ति, पहली चीज से तात्पर्य यहाँ पर है आविष्कार करने की शक्ति, जितनी अधिक और जैसी परिष्कृत अर्थात साफ मात्रा में, अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक वैसा ही परिष्कृत यानी आविष्कर्ता होगा, यानी बिल्कुल शुद्ध आविष्कर्ता होगा, मतलब सबसे अधिक अच्छा आविष्कार करने वाला कहा जाएगा। अब यहाँ पे उदाहरण देके बता रहा है कि एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उससे संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अनायास का अर्थ है अचानक, अर्थात कहने का तात्पर्य लेखक का यहाँ ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की खोज करता है और उसकी संतान उसको फॉलो करती है, उस चीज को वैसे कि वैसे अपना लेती है, तो वो संस्कृत व्यक्ति नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने अपने पिता को फॉलो किया। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य अर्थात सत्य का दर्शन किया अर्थात सामना किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। अर्थात जिसने अपनी बुद्धि के बल पर ही किसी चीज का आविष्कार किया हो, वही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास से प्राप्त हो गई है, यानी अचानक ही मिल गई है, अर्थात उसकी संतान ने उसको फॉलो किया है, तो वो अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए। तो लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को फॉलो करता है, चाहे उस वस्तु को या उस आविष्कार को वो अधिक और विकसित कर दे, लेकिन वो व्यक्ति सभ्य ही कहलाएगा, संस्कृत नहीं कहलाएगा, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले। अब यहाँ पे लेखक एक न्यूटन का उदाहरण लेके कह रहे हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। अब यहाँ लेखक क्या है कि न्यूटन ने अपनी बुद्धि के बल पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, उसने किसी को फॉलो नहीं किया था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी, कि यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है और उसने अगर न्यूटन को फॉलो किया है और उससे भी ज्यादा उसका जो आविष्कार है वो डेवलप हो गया, लेकिन वह स्टूडेंट संस्कृत व्यक्ति नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने न्यूटन को फॉलो किया है। विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित रहा हो। ऐसा होने पर भी आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कहे। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर वो विद्यार्थी उस आविष्कार को डेवलप कर देता है तो उसे हम सभ्य तो कह सकते हैं, उससे अच्छा सभ्य कह सकते हैं, पर वो संस्कृत नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने जो आविष्कार किया है वो अपनी बुद्धि के बल पर नहीं किया है, बल्कि उसने न्यूटन को फॉलो किया है, उसके अनुसार किया है, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार में कदाचित शायद कभी पेट की ज्वाला की प्रेरणा कारण रही है। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो आग का आविष्कार हुआ था उसमें शायद ये हो सकता है कि पेट की भूख के कारण व्यक्ति को प्रेरणा मिली हो और उसने आग का आविष्कार किया हो। सुई धागे का आविष्कार में शायद शीतोष्ण का अर्थ होता है सर्दी और गर्मी से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति की विशेष हाथ रहा हो। और लेखक ये भी कह रहे हैं कि जो सुई धागे का आविष्कार है वो इसलिए हुआ हो क्योंकि व्यक्ति के अंदर सर्दी और गर्मी से बचने तथा शरीर को अच्छी तरह से रखने के लिए उसे प्रेरणा मिली हो और उसने आविष्कार किया हो। आप कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा हो, जिसका तन ढका हो, मतलब शरीर भी ढका हुआ है, लेकिन वो खुले आसमान के नीचे सोया हुआ है, रात के जगमगाते तारे को देखता हो, तो उसके लिए केवल
इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वो ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती से भरा थाल क्या है। या मोती से भरे थाल का अर्थ है आसमान। आसमान, तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आँख जो आग है और सुई धागे का जो आविष्कार है वो तो किसी न किसी आवश्यकता की वजह से हुआ, लेकिन लेखक उस आदमी, उस मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमेशा वो जिज्ञासु बना रहता है, अर्थात कुछ न कुछ जानने का प्रयास करता रहता है। वो उदाहरण दे रहे हैं कि आकाश के अंदर तारे चमक रहे हैं, लेकिन जो संस्कृत व्यक्ति होता है वो उन तारों के पीछे भी खोज करता रहता है कि तारे क्यों चमक रहे हैं, जबकि उसे आवश्यकता नहीं है। उसका तन भी ढका हुआ है और पेट भी भरा हुआ है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृत की जन्नी नहीं है। लेखक कहते हैं कि पेट भरने और तन ढकने की जो इच्छा है वो संस्कृति को उत्पन्न करने वाली नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं रह सकता। कि वास्तविक जो संस्कृत व्यक्ति होता है वो कभी व्यर्थ में नहीं बैठता, अपना जो समय है वो व्यर्थ नहीं करता, हमारी सभ्यता और कुछ न कुछ सोचने और विचारने में लगा रहता है। हर चीज को देखकर किसी न किसी खोज, किसी न किसी आविष्कार करने की उसके मन में विचार चलता रहता है। हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का, यानी स्थिर बाहरी कारणों का, भौतिक का अर्थ है बाहरी कारणों का प्रभाव प्रदान रहा है। कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन बाहरी कारणों का प्रभाव उन्हें प्रेरणा मिली है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्य से प्राप्त हुआ है। मनुष्य का अर्थ है ऋषि मुनि, और मनुष्य का अर्थ ये भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और विचार के बल पर प्रकृति के रहस्यों को खोजने में लगा रहता है, जिन्होंने तथ्य विशेष अर्थात सत्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि अपने अंदर की सह संस्कृति के कारण प्राप्त किया। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे जिन्होंने, कि मनुष्यों ने कहा है जो तथ्य विशेष को मतलब किसी सत्य को खोजने के लिए बाहरी प्रेरणा का सहारा नहीं लेते, बल्कि अपने अंदर की सहजन साधारण संस्कृति के कारण अर्थात अपने आंतरिक विचारों, अपनी प्रवृत्ति, योग्यता और प्रेरणा के बल के कारण ही प्राप्त करते हैं। रात के तारों को देखकर न सोच सकने वाला मनुष्य अर्थात ऐसा संस्कृत व्यक्ति हमारे आज के ज्ञान का ऐसा प्रथम पुरुष करता है, यानी आविष्कर्ता है। अर्थात जो मनुष्य है वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने अंदर हमेशा रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रखता है, उसे पाने का प्रयास करता है, वही प्रथम आविष्कर्ता कहलाता है। भौतिक प्रेरणा यानी बाहरी प्रेरणा, ज्ञानेप्सा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, क्या ये दोनों मानव संस्कृति के माता पिता है? अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि बाहरी प्रेरणा और ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा, क्या इन दोनों के द्वारा ही मानव संस्कृति उत्पन्न होती है? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है। अब लेखक यहाँ पर कुछ और ऐसे भी बिंदु बता रहे हैं कि जो भी संस्कृति कहलाती है। इसमें उदाहरण दिया है कि दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, मतलब अपना ग्रास, अपना भोजन तक छोड़ देता है, उसको ये बात क्यों और कैसे सूझती है, उसके मन में ये बात कैसे आती है। रोगी बच्चे को सारी रात गोद के लिए जो माता बैठी रहती है, अर्थात यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे कि जो खुद भोजन नहीं करता बल्कि दूसरों का पेट भरने के लिए अपना भोजन छोड़ देता है, ऐसी परोपकार की भावना भी संस्कृति कहलाती है। और रोगी बच्चे को सारी रात गोद में जो माता बैठी रहती है वो आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता मतलब भाग्य बनाने वाला लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़ों को स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया था। वो आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध ने अपना घर इसलिए त्याग दिया कि किसी तृष्णा अथवा लोभ की वशीभूत लड़ती करती जनता, मानवता सुखी से रह सके। अब यहाँ पर सर्वस्व त्याग के अपना सब कुछ त्याग कर देने वालों के 3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण उन्होंने दिया है लेनिन का, जो स्वयं भूखा रहकर डबल रोटी के सूखे टुकड़े दूसरे को खिला देता है। दूसरा उदाहरण दिया है कार्ल मार्क्स का, जो कि कार्ल मार्क्स एक महत्वपूर्ण दार्शनिक तथा विचारक थे जिन्होंने कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। और ये क्या करते थे कि इन्होंने संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, जो अपना सारा जीवन था। और इन्होंने क्या करा, कार्ल मार्क्स औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरों की दुर्दशा देखकर दुखी था, वह उनको शोषण गरीबी से मुक्त कराना चाहता था। इसी को लेकर उसने समाजवादी दर्शन की कल्पना की थी, जिससे मजदूरों के संगठन द्वारा राज्य सत्ता पर अधिकार करने की प्रेरणा थी। और उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने भी अपना
उसी प्रकार आज से 2500 पूर्व में गौतम बुद्ध ने भी अपना घर त्याग दिया था, क्योंकि वो किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कड़ती मानवता सुखी से रह सके, अर्थात जो जनता थी उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लेखक ने इस पैराग्राफ के माध्यम से जन कल्याण की भावना को संस्कृति और सभ्यता का मूल आधार माना है। श्रेष्ठ मानवीय मूल्य जैसे त्याग, करुणा, परोपकार, सहानुभूति ही मानव को मानव सिद्ध करते हैं। इनको धारण करने की प्रेरणा जन कल्याण की भावना से प्राप्त होती है। इन्होंने अनेक उदाहरण दिए हैं, जैसे लेनिन, कार्ल मार्क्स तथा महात्मा बुद्ध के उदाहरण भी यही संकेत करते हैं। और उन्होंने बताया है कि मानव संस्कृति और सभ्यता के विकास में जन कल्याण की भावना से प्रेरित महापुरुषों का भी बड़ा योगदान रहा है। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी, अब लेखक क्या बता रहे हैं कि संस्कृति किसे किसे कहा जा सकता है, कि जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। और सभ्यता, अब लेखक क्या कहते हैं कि संस्कृति को तो हमने परिभाषित कर दिया कि संस्कृति क्या क्या है, कौन कौन से गुण होते हैं जो संस्कृति कहलाते हैं, और अब सभ्यता क्या है, सभ्यता को परिभाषित किया है। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, इसको अंडरलाइन कीजिए। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, यानी सभ्यता को क्या कहा है, संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन यानी आने जाने के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, अर्थात एक दूसरे को मारना या अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति। लेखक ये कहते हैं कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि संस्कृति वह है कि संस्कृति के अंदर व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए किसी भी चीज का आविष्कार करता है, लेकिन लेखक यहाँ पर ये कह रहा है कि वह योग्यता जिससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार होता है, क्या वो संस्कृति कहलाएगा या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वो दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता संबंध टूट जाएगा तो संस्कृति होकर ही रहेगी। लेकिन यह संस्कृति और असंस्कृति में अंतर स्पष्ट किया है कि ऐसा आविष्कार जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए वह तो संस्कृति कहलाता है, लेकिन ऐसे आविष्कार किए जाए जो दूसरों से किसी विनाश के लिए यदि किसी साधनों का आविष्कार हो तो फिर वो असंस्कृति कहलाती है, चाहे वो अपने विचार, बुद्धि और प्रेरणा के बल पर ही क्यों ना हो। और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा, और यदि ऐसे आविष्कार होंगे तो संस्कृति का अवश्य में होने वाले परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त, मतलब दूसरों का विनाश, असभ्यता का मतलब दूसरों का विनाश करने के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता। और संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट का ढेर का बोध होता है, बोध का ज्ञान, कूड़े करकट का ढेर ऐसी परंपराओं का कहा गया है जो पुरानी परंपराएं हैं, लेकिन मनुष्य उसे आज भी अपना रहा है। जो हमारी संस्कृति का विनाश करता है उसे कूड़े करकट का ढेर कहा गया है। वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु कि उसे रक्षा करने। संस्कृति के, मैं दोबारा से स्लाइड रिपीट करती हूँ, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट, अर्थात कूड़ा करकट उसे कहा गया है कि ऐसी पुरानी परंपराएं जो पुरानी हो चुकी है लेकिन मनुष्य अभी भी उसको अपना रहा है और हमारे समाज के लिए वो उपयोगी नहीं है, कि ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है, बोध का ज्ञान, वह न संस्कृति है और न रक्षणीय वस्तु, अर्थात ऐसी परंपराएं जो हमारे समाज के लिए उपयोगी नहीं है उसकी अब रक्षा नहीं करनी चाहिए। वो रक्षणीय वस्तु नहीं है तो उसको रक्षा भी नहीं करनी चाहिए। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता, या किसी भी चीज से तात्पर्य है पुरानी परंपराएं जो हमारे समाज के लिए उपयोगी नहीं है। मानव ने जब जब प्रज्ञा अर्थात अपनी बुद्धि और मैत्री भाव से, अर्थात मित्रता के भाव से किसी नए तथ्य अर्थात सत्य का दर्शन किया, अर्थात सामना किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत हो। दलबंदियों मतलब समूह बनाना, ग्रुप बनाना। अर्थात लेखक ये कहता है कि जब भी व्यक्ति अपनी बुद्धि और मित्रता का भाव रखकर किसी भी चीज का आविष्कार करता है, अर्थात संस्कृति को अपनाता है, तो उसके लिए दलबंदी अर्थात किसी भी चीज का ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चीज तो अपने आप ही बिल्कुल सेफ होती है, सुरक्षित रहती है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, अर्थात इसको बांटा नहीं जा सकता, और उसमें जितना अंश कल्याण का है अर्थात दूसरों की भलाई का है वह अकल्याणकर की अर्थात दूसरों का अहित चाहने की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। अर्थात लेखक ने ये कहा है कि मानव संस्कृति को
हम बांट नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर मनुष्य के मन के अंदर कल्याण की भावना हो कि चाहे वो मनुष्य कहीं का भी किसी भी स्थान का रहने वाला हो, वो किसी भी परंपरा को, किसी भी संस्कृति को मानने वाला हो, लेकिन अगर उसके अंदर भलाई की भावना है तो उसे बांटा नहीं जा सकता। तो अकल्याणकान अर्थात असंस्कृति की अपेक्षा श्रेष्ठ और स्थायी भी है। मतलब संस्कृति असंस्कृति की अपेक्षा श्रेष्ठ यानी बहुत अच्छी और स्थायी है, अर्थात लंबे समय तक रहने वाली है। अब इस पाठ के बाद मैं आपको कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि पाठ आपको कितना समझ में आया है। इस पाठ को आप इस पाठ को पढ़कर उस एमसीक्यू को सॉल्व करें, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अंडरलाइन करवाई है, उन प्रश्नों को भी पढ़ें। अब ये पाठ अपना पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।